बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुल बख्श। उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, वीक का दूसरा रोज़ है और रोज़ नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं, रोज़ नए मौजू के लेकर आते हैं ताकि आप लोग के पास जो है वो नई नई चीज़ें जो है वो ट्रांसफ़र हो सके, नई नई चीज़ों से आप लोग जो है वो रोशनास हो सकें। और हमारी कोशिश ये होती है कि ऐसी चीज़ लेकर आएँ जो कि आपके लिए नॉलेजेबल भी साबित हो। रोज़मर्रा की जो चीज़ें गुजर रही होती है, दिन में बहुत सारी चीज़ें जो है वो गुजर के आप लोग देख रहे होते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि टीवी पे भी चल रही होती है, यानी जिससे आप अवेयर भी हो रहे होते हैं। और साथ ही साथ कोशिश हमारी ये होती है कि यहाँ पर बिठाकर जो है उन नुमाइंदों या उन लोगों को आप लोग के रूबरू कराया जाए ताकि आप लोग के सवालात के जवाब मिल सके। कोशिश हमारी ये होती है कि यहाँ पर बैठ के जो है वो सॉल्यूशन निकालें, थोड़ा सा बातचीत करके थोड़े से मसले का हल निकालें। इस तरीके से तमाम चीज़ें जो है बड़ी बेहतर साबित हो सकती हैं। तो आज जो मेरा मौजू है वो है महंगाई के ऊपर, क्योंकि जिस तरह की महंगाई चल रही है उस तरीके से आप देखें कि महंगाई इस वक्त उरूज पर पहुंच चुकी है और अशिया खुर्दनोश की तमाम चीज़ें जो है इस वक्त महंगी हो रही हैं। फलों की क्या बात करूं, सब्जियों की क्या बात करूं, गोश्त की क्या बात करूं, अंडे, तमाम चीज़ें इस वक्त जो है वो महंगी पे महंगी हो रही है। और साथ अगर हम बात करें अशिया खुर्दनोश की कीमतों के हवाले से तो कीमतें तो बढ़ी रही हैं, साथ माफिया भी सरगर्म हो जाते हैं। यानी जो महंगाई हो ही रही है लेकिन उससे दुगनी जो है वो माफिया जो है इंक्रीज कर देती है कि पीछे से भाई इतना ही महंगा आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। प्राइस कंट्रोल लिस्ट की अगर हम बात करें तो प्राइस कंट्रोल लिस्ट जो है वो कोई भी जारी करता है लेकिन उस पर नजरें सारी नहीं होती, कोई देखता ही नहीं है, चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। आवाम दुहाइयां दे दे के थक गई है लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है। कमर्शियल कराची जो है वो अपने मौक़िफ़ देते रहते हैं कि हमारे पास जो है वो इस तरीके से हो रहा है या इस तरीके से हो रहा है, यानी सिर्फ रीजंस पर मबनी है। कोई बेटर सॉल्यूशन जो है वो आवाम के लिए निकल के सामने नहीं आ रहा। तो आज जो प्रोग्राम के अंदर मेरे साथ गेस्ट मौजूद है वो है नईम अमान साहब जो कि पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आपको वेलकम करूंगी प्रोग्राम के अंदर। नईम अमान साहब, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं आप और सिंध हुकूमत जो है वो यहाँ पर आपको पता है कि पूरे सूबे की हुकूमत है और यहाँ पर जो है सिंध हुकूमत के सामने महंगाई इतनी उरूज पर पहुँच रही है, आवाम दुहाइयाँ दे रही है, खुदकुशी का रेशो इंक्रीज हो गया है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह, बात यह कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट की बालादस्ती रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखती है और एक नुमाइंदा जमात है पाकिस्तान में रहने वाले तमाम उन लोगों की जो खैर ख्वाह इस मुल्क के अंदर मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। और ज़्यादातर जो लोग हैं वो 60% दही इलाके के लोग हैं और 60% दही इलाकों की अगर मैं बात करूँ तो वो लोग हैं जो पतारे, जिनकी दुकानें, छोटे छोटे कारोबार हैं और किसान हारी से लेकर हर वो आदमी जो सुबह कमाता है और शाम को ख़त्म कर देता है। अब यहाँ सूरत हाल ये है कि इस मुल्क के अंदर बात है वो जमात, उन जमातों की जो जमातें आती हैं और वो उन लोगों के जो है वो कहने पर आती हैं, ये उनके हुक्मनामे पर आती हैं जिनको लाया जाता है। और जब वो लाया जाता है तो बात यह है कि उनको एहसास नहीं होता आवाम का, और एहसास उन्हीं को होता है जो बात यह है कि इलेक्ट होकर आते हैं, जो इलेक्शन लड़ते हैं, उनका हल्का होता है, उनका हल्का अहबाब होता है और वो काउंसलर से पेल करते हैं। काउंसलर जब अपना बनता है तो काउंसलर के बाद फिर बात यह है कि उसको पता होता है कि उसके इलाके के क्या मसाइल हैं, उसके इलाके के सेवरेज के क्या मसाइल हैं, उसके इलाके के दीगर इशूज़ क्या हैं, उसकी गलियाँ कितनी हैं, उसके इलाके के अंदर क्या क्या जगह हैं जिन जगहों पर उसमें काम करना है। फिर थोड़ा और आगे प्रमोट होता है तो किसी यूसी का चेयरमैन बन जाता है और आगे प्रमोट हो तो मेरा ख्याल है बात यह है कि एमपी तक बात पहुँच जाती है, एमएनए, फिर डिस्ट्रिक्ट के जो है वो चेयरमैन तक बात पहुँचती है। अब वो लोग जो लोग काउंसलर के इलेक्शन हारे, दूर ना जाए, अली जैदी साहब को ले लें, ये काउंसलर के इलेक्शन ये कराची से हारे और बात ये है कि इस वक्त वो एमएनए और जिस वजारत जो उनके पास है पोर्ट शिपिंग की, एक बड़ी वजारत उनके पास है। तो अब बात ये है कि हमने देखना ये है कि इस मुल्क के अंदर जो जमातें, जो लोग एहसास रखती हैं, उनको गम होता है, उनको टेंशन होता है, उनको तकलीफ होती है, उनको पता है कि दोबारा इलेक्शन होने, हमने जवाब देना है आवाम को। इस वक्त इस मुल्क के अंदर जो लोग इस मुल्क को चला रहे हैं, मुल्क के अंदर अगर चलाने वालों की मैं बात करूं तो वो लोग हैं जो इस मुल्क के अंदर इलेक्शन लड़के ही नहीं आए। जो इस मुल्क को जो लोग चला रहे हैं वो लोग हैं जिनको इम्पोर्ट किया गया है। इनको हम कहते हैं इंग्लिश बाबू, और इंग्लिश बाबू उनको जो है वो एक ऐसी डिग्री दे दी जाती है, एक ऐसा ओहदा दे दिया जाता है जिसको कहते हैं मामून खुसूसी। तो इस मुल्क को जो चला रहे हैं वो मामून खुसूसी चला रहे हैं, जो इंग्लिश बाबू बाहर से इम्पोर्ट किया है जिन लोगों को। और ये वो सारे लोग हैं जो IMF के समझ लें कि उनके करदा दर्दा हैं। ये वो लोग हैं जिनको IMF प्रमोट करके उनको यहाँ लेकर आया है और उनको पता है कि बात ये है कि IMF को हमने कमा के देना है, उनको ऐसे कमा के देना है कि इनके साथ मायदे ऐसे कराने पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी हुकूमतों के साथ कि आने वाले दौर के अंदर बात ये कि जैसे वो थी ना तरीके इंसाफ, II, PTI, और ये बड़ा नारा इनका पॉपुलर नारा था। और II, PTI वालों ने अभी लोगों की जिस तरीके से उन्होंने हुई निकाली है, आप यकीन करें कि बाहर निकले जाके देखें सूरत हाल क्या है। एक तो वो आदमी
जो एक नॉर्मली रूटीन के अंदर होता है, एक आदमी जो ताजिर कारोबारी जो दिहाड़ीदार तबका है, दिहाड़ीदार तबके की बात करूं वो तो अभी खुदकुशी पर आ गया है। लेकिन जो सेंटर की बात करूं, दरमियान वो बिजनेसमैन की, जो ऐसा है कि बात ये कुछ ना कुछ कमा कर ले जाता था, आज वो भी इस वक्त बैठ गया बुरे तरीके से। बड़ा ताजिर, छोटा ताजिर, इंडस्ट्रियल, अब बात यह कि सारे परेशान कर दिए इन्होंने, और ऐसी सूरत हाल बना दी इस मुल्क के अंदर कि ना तो इनसे मैशत संभाली जा रही है, और आवाम को जो एक झूठा इन्होंने ख्वाब एक दिखाया कि हमारे पास 200 मायरे माशियात हैं। अब 200 मायरे माशियात का मतलब आप समझें कि अगर आपके पास दो भी मायरे माशियात होते हैं ना, तो आपकी जो इकोनॉमी होती है उसको डेवलप करने के अंदर उनका बड़ा किरदार होता है। लेकिन यहाँ 200 मायरे माशियात वो पता नहीं कहाँ चले गए। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि वजीर खारजा 3 दफ़ा चेंज, वजीर दाखिला 4 दफ़ा चेंज, वजीर दिफा 5 दफ़ा चेंज। मतलब सूरत हाल ये है कि रोज़ एक कुर्सी लगाते हैं, ये हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है उस कुर्सी के पास वजीरों को गोल गोल घुमाती है, गोल गोल घुमा के, और वो म्यूजिकल जो है ना, वो एक गेम होता है ना कि एक बैठ गया फिर 3 भागते हैं, म्यूजिकल चेयर, तो म्यूजिकल चेयर पे भगाते रहते हैं। इसको उठाते हैं वहाँ वजारत में ले जाते हैं, उसको उठाते हैं यहाँ वजारत में ले आते हैं। सूरत हाल ये है कि MNA जितने भी सब आजमा चुके, ये तमाम हमारे माशियात में जो है वो आजमा चुके, तमाम दफ़ा जितने मुल्क में जो दफाई पोजीशन देखते हैं वो संभाल चुके, खारजा देख चुके, दाखिला देख चुके। सूरत हाल ये यहाँ इनको दाखिलों की चेंज करने की जरूरत नहीं, जो चेंज किए हैं या जरूरत है उस आदमी की जो इस मुल्क की बात ये कि जो इस मुल्क की दौड़ संभाल रहा है। मैं समझता हूँ कि बजाय वजीर चेंज करने के डायरेक्टली इमरान खान का साहब को चेंज करना चाहिए। आप देखिएगा ऑटोमेटिकली सारी चीजें अपनी जगह पे आना चाहिए। काबीना तो वही रहेगी, आप किसी को भी चेंज कर दे, वजीर आजम आप कोई भी लाके खड़ा कर दे, काबीना तो वही रहेगी। असल में बात ये है कि काबीना तो सूरत हाल ये कि इस मुल्क के अंदर बात ये कि इंजन चेंज हो गया है, डब्बे सारे बुगियां वही हैं पुरानी। लेकिन बात ये कि ये डब्बा जो है ना आगे का इंजन, इस इंजन ने जितना खाना खराब किया, ये जो पुराने जो लोग थे जब हमारे पास थे तो उस वक्त भी बात ये कि काम करते थे, कुछ ना कुछ तो डिलीवर करते थे। लेकिन इनके पास जाने के बाद बिल्कुल ही नाहल हो चुके, बिल्कुल ही जो है वो बेख्तियार हो चुके, बिल्कुल ही उनके पास एहसास खत्म हो चुका है। रीजन डेट उसकी वजह है कि वजीर आजम साहब के हाथ में तस्वीर और मुंह पे झूठ होता है। और रोज बात ये है कि आवाम को आके टेलीविजन पे बताते हैं, उनको लगता है कि टेलीविजन लोगों का पेट भरती है। जो आपके लाइव प्रोग्राम के अंदर वो खड़े होकर जो आवाम के साथ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, हमने इकोनॉमी जो है वो मजीद आगे लेके चले गए, हमने एक्सपोर्ट बढ़ा दी। और भाई एक्सपोर्ट तो आपकी बढ़ेगी जब पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट बनती। कोरोना के अंदर आप वाहिद आपका मुल्क है जो एक्सपोर्ट खोल के बैठा हुआ था, सारे ला के यहाँ से कंटेनर भर भर के जो है उड़ा के लेके जा रहे थे। एक क्वेश्चन मेरा जो है कहते हैं ना, छोटा सा क्वेश्चन ये है मेरा कि अगर इतनी बुरी है PTI हुकूमत तो सेनेट में अक्सरियत कैसे हासिल कर लेती है? देखिए इस मुल्क के अंदर जो आप 18 जुलाई 2000 अगर 18 की बात करूं, जो यहाँ एक RDS सिस्टम इस मुल्क के अंदर लेकर आए थे और जिस तरीके से RO के रिजल्ट रोके गए, ये तो वो बात ये कि एक आदमी जो आके खुद अपने हाथ से वोट डालता है और जो वोट का हाल इन्होंने किया है RDS सिस्टम बंद करके, ये तो सेनेट का वोट है। सेनेट का वोट तो एडरन वोट होता है, वो तो वोट है ही नहीं, हमने किसको दिया। तो उसके अंदर भी वही कवतें, वही ताकतें जो इस मुल्क के अंदर बात ये कि मंसूबे बनाती हैं, इस मुल्क की साजिशें करती हैं और ऐसे बंदे को ला के खड़ा कर देते हैं मुल्क के ऊपर। सूरत हाल ये कि तर्जुर्बे, इसको कहते हैं एक्सपीरियंस, हम नया तर्जुर्बा कर लें। फिर अवाम भी माशाल्लाह हमारी ऐसी है, बल्कि हमारा दीन कहता है, हमारा इस्लाम कहता है, हमारा कुरान कहता है, जैसी अवाम होती है ना, हुक्मरान भी उनको वैसे ही मिलते हैं। तो तर्जुर्बे जो किए और ऐसे तर्जुर्बे किए कि सेनेट में भी तर्जुर्बे हो गए, कौमी असम्बली में तर्जुर्बे हो गए। अवाम तो हमारी वही कि वही है, हुक्मरान उनको वैसे के वैसे मिले, चाहे वो आप नवाज शरीफ की सूरत में देख लें या वो इमरान खान की सूरत में देख लें। तो किस पे भरोसा करें? अवाम का तो कसूर नहीं है, अवाम को तो इक़्तिदार में कोई ना कोई चाहिए ना। अवाम को ये मसला नहीं कि वज़रा क्या कर रहे, उसने क्या किया, काबीना कैसी है, उसको रीजंस की जरूरत नहीं, उसको इतना जरूरत है कि सिर्फ महंगाई को कम कर दिया जाए और 2 वक्त की रोटी का उसूल जो है वो आसान बना दिया जाए। तो अवाम का इसमें कसूर नहीं होता। हुक्मरान जो है वो जिस तरीके से चला रहे होते, काबीना को चलाना जो है मेन मकसद होता है। और मुल्क को चलाना कोई आसान बात नहीं होती, मुल्क को चलाने के लिए बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। सेनेट की जैसे कि मैंने बात की, आपने गुज़िश्ता दिनों खुद अपने आंखों से वाकया देखा, सेनेट के अंदर 15 आपके वज़रा गायब हो गए। सेनेट में PTI अक्सरियत से जीती, बिल सारे जो है PTI के हक में जो है वो पास हुए और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो मामला था वो PTI के हक में चला गया। देखिए मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि सेनेट के अंदर अब होता है ये पार्लियामेंट जो होता है ना, पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट नुमाइंदगी करता है आवाम की। पार्लियामेंट पे लानते हमने कभी भी नहीं भेजी, वजीर आजम साहब पार्लियामेंट पे लानते भेजता था। अब किस मुंह से ये पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं? दूसरा, पार्लियामेंट की तो जो हैसियत है, जो उसका वकार है, जो उसका स्टेटस है, वो तो बात ये है कि ये हुकूमत मानती नहीं है। और पार्लियामेंट के अंदर क्या फैसले होते हैं वो आपको भी पता, और कैसे फैसले होते हैं। कुछ ऐसे भी इनके वजीर हैं जो अपने मुँह से उन्होंने एक्सेप्ट किया, हमें लाया गया।
मतलब जिनको लाया गया तो कुछ लोग ऐसे ही जिनको गायब भी किया गया होगा। अब जिनको लाया गया अब वो भी इनके एमएन है, अब कौन सी ताकतें उनको लेकर आई और वो कौन सी ताकतें जिन्होंने हमारे वजीरों को जो आगे पीछे किया। तो कोई तो ऐसे लोग हैं ना जो पार्लियामेंट के अंदर जो चीजें लेकर आते हैं। और दूसरा ये कि इस मुल्क के अंदर मैं आपको बताऊं कि पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई कानून साजी होती है ना तो कानून साजी पे डिबेट होती है। हम ऑपोजिशन में मौजूद हैं, हम ऑपोजिशन के अंदर बहुत सारी चीजें मनवा देते हैं और बहुत सारी चीजों पर हमारे इतराजात होते हैं। यहाँ बात यह है कि अगर हम कोई चीज के ऊपर इतराजात उठाएं तो इनके पास आसान फार्मूला है, उसको कहते हैं आपका सदर पाकिस्तान का जो है वो ऑर्डिनेंस जो है वो फौरन ये लोग निकाल के ले आते हैं। ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस, जैसे वो कहते हैं ना जज साहब की कुछ डेटों पे डेटें, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। इस मुल्क के ऊपर बात यह है कि ऑर्डिनेंस के ऊपर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खुली हुई है, इस पे ऑर्डिनेंस निकाल दिया, कभी जजीरों पे ऑर्डिनेंस निकाल दिया, कभी फला कानून पे ऑर्डिनेंस निकाल लिया। तो फिर ये पार्लियामेंट को ताला लगाओ और पार्लियामेंट को ताला लगा के निकल के आ जाओ। अब अवाम का कसूर बात यह है कि अवाम भी चाहती है कि बात यह कि इस मुल्क के अंदर चेंज आए, एक बड़ा चेंज आए। जो ख्वाब इन्होंने पूरे मुल्क को दिखाए थे, बात यह कि मेरा जैसा आदमी खुद जो है वो इतना परेशान हो गया था, परेशान क्या हो गया था और कुछ जो हमें भी कुछ नजर आना शुरू हो गई थी, कुछ चीजें होंगी। मतलब इमरान खान को जैसे प्रेसिडेंट किया गया था ऐसे लग रहा था कि मतलब लग क्या रहा था, बना दिया गया था कि वो तो रीजन यही दे रहे हैं ना कि भाई पीछे इंटरनेशनल सतह पर महंगाई है, पीछे से चीजें इतनी महंगी आ रही है तो मैं कैसे सस्ती प्रोवाइड कर सकता हूँ। मैं देखिए बात कर रहा था कि जैसे प्रेजेंट किया गया था ना इमरान खान साहब को, ऐसा बना दिया गया था कि कायद आजम के बाद अगर कोई लीडर है मुल्क नहीं चलाया तो वो इमरान खान है। इमरान खान जैसे हाइट उसको दे दी गई थी कि इस नेशन का कोई लीडर है, दो नौजवानों का कोई लीडर है, तो वो इमरान खान साहब है। अब अवाम को जैसी प्रेजेंटेशन उसकी दी गई तो अवाम ने कहा भाई बात यह कि बेहतरीन काम जो है ना करेगा। सेकंड बात आपने कहा कि बात ये कि महंगाई जो हुई है वो दूसरे ममालिक के अंदर भी हुई है। आप मेरे साथ चलें, कैमरा उठाएं, जो आपके एक्सपेंस है मैं बेयर करूंगा, दूर न जाए नेबर मुल्क में चले जाते हैं। कहीं महंगाई हुई है ना तो वहां उन्होंने तनख्वाहें भी इंक्रीज की हैं, उन्होंने उनकी जो है वो अलाउंसेस भी बढ़ा दी, उनके टीएडी भी बढ़ा दें। हमारे पास सूरत हाल ये है कि महंगाई तो हुई है और सूरत हाल ये है कि महंगाई होने के साथ साथ बात ये कि बेरोजगारी भी हुई है। और बेरोजगारी क्या हुई है, देखिए हर जमात का मंशूर है, हमारा रोटी कपड़ा मकान हमारा मंशूर है, इनका मंशूर क्या था, हम आएंगे करप्शन खत्म करेंगे। अभी आप जो है वो अभी रिपोर्ट पढ़े, जो इंटरनेशनल जो है वो रिपोर्ट अभी आई है, 4% इस मुल्क में करप्शन बढ़ी है। इनका दावा ये था कि हम आएंगे बेरोजगारी खत्म करेंगे, बेरोजगारी खत्म नहीं हुई, 1,19,00,000 लोग इस मुल्क के अंदर बेरोजगार कर दिए हैं। हम आएंगे इस मुल्क के अंदर बेहतरीन मंसूबे देंगे। क्या मंसूबे दिए इन्होंने? आज 1.25 साल के अंदर अंडे, मुर्गियां, कट्टे, WS के यहाँ लंगर खाने, फिर बात यह कि मैशत की मुल्क की ठीक करेंगे, आपकी भंग काश करके जैतून के तेल से ये मैशत ठीक करने के लिए जो है वो एक प्लांट, बड़ा एक फार्मूला आवाम को इन्होंने दिया। तो कहने का मतलब है कि आप में करने कुछ दिखाने की कुछ सलाहियत होनी चाहिए। वो भी तो सिंध हुकूमत की बात यही करते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान की जो बात की है वो कहाँ दिया गया है, कौन सी आवाम को रोटी कपड़ा और मकान दिया है? देखिए हमें जब इख्तियार मिला था ना, अगर मैं अभी की बात करूं, जब हमने 2013 तक का टर्नओवर अपना कंप्लीट किया तो इन सालों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं पाकिस्तान के अंदर ये वाहिद हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिन्होंने तनख्वाहें 110% तक लोगों की बढ़ाई थी। हम जब आए थे तो हम नहीं रोए कि 9 साल इक़्तिदार के अंदर बात यह कि शबे खून मार के खतकन लगा के परवेज मुशर्रफ इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके गया। इस मुल्क में ब्लैक वाटर इतनी भर के चला गया, इतनी हमारी मसल्ला फाज के अंदर आई सही नहीं थी जितनी इस मुल्क को यहाँ दे के चला गया। बलूचिस्तान का अमन व अमान तबाह करके, बुटकी का खाना ख़राब करके चला गया, लाल मस्जिद पे बमबारी करा के यहाँ इस्लामाबाद का माहौल ख़राब करके चला गया। कराची में किसी जमात को हाइड दे के चला गया जिस जमात ने 12 मई भी उसी के दौर में कराया। वकूला की चैम्बरों, वकीलों को जो है बंद करके उनको आग लगवाई। आपकी जो है वो बल्दिया टाउन फैक्ट्री के अंदर जो कुछ हुआ, ये मुल्क हमें देके गया। हम नहीं रोए कि मुशर्रफ ने बेड़ा गर्क कर दिया। हमने आके जब इस मुल्क की कमान संभाली तो हमने तनख्वाहें सबसे पहले इंक्रीज की 100%, 60%, 50%। पेंशन होल्डर की आज भी रिकॉर्ड पर बात मौजूद है कि हमने 100% लोगों की पेंशनें इंक्रीज की। फिर हम आगे बढ़े कि हाँ हमें आगे बढ़ना चाहिए लेकिन पहले आवाम को रिलीफ देना चाहिए। अब आपने कहा रोटी कपड़ा मकान, हम रोटी कपड़ा मकान का दावा करते हैं ना तो हम ये साबित भी करते हैं, हमारा मंशूर है रोटी कपड़ा मकान। और आज भी हमें फख्र है ये जो पाकिस्तान के अंदर सूबा सिंध है, पेलिफ से पंजाब, काफ से कश्मीर, सीन से बीच में सेंटर में सिंध है, तेलिफ नूनतान बलूचिस्तान और ये बनता खूबसूरत पाकिस्तान, बीच में सिंध है ना, ये सिंध धरती को हम कहते हैं हमारी माँ धरती है, ये औलिया की धरती है, ये जो है वो बुजुर्गों की धरती है। इस धरती के अंदर ये वो धरती है जो माँ इस पाकिस्तान के अंदर सिंध धरती माँ धरती हम कहते हैं ना। दीगर सूबों के अंदर ये कराची सिंध का कैपिटल है।
आज भी आप देख लें तो आप नहीं समझते कराची को लवारिस छोड़ दिया इस वक्त सिंध हुकूमत ने? आप आज भी देख लें कि कराची का जो लोग रुक करते हैं आज भी केपीके से कमाने के लिए इस कराची शहर में आते हैं, इस माँ धरती पे आते हैं, सिंध के अंदर आते हैं। आज भी बलूचिस्तान से लोग कमाने के लिए इस कराची धरती, इस शहर के अंदर आते हैं, समंदर में नहाने नहीं आते हैं। और जब यहाँ पर आते हैं तो अब तो नौकरियां ही नहीं मिल रही, खुदकुशी करके जाते हैं। कराची का इतना बुरा हाल हो चुका है कि आप यहाँ से देखें कि 70% रेवेन्यू जनरेट करने वाला खाली शहर, जो कि पूरे मुल्क को चलाने वाला, आज लवारिस छोड़ा हुआ है, रोशनियों के शहर को अंधेरे में धकेला हुआ है। कचरा, सीवरेज, क्या कुछ जो है उस कराची के अंदर नहीं है। देखिए, हर बंदे की अपनी एक जिम्मेदारी है। हम हमेशा आइन में रहते हैं, हम कानून में रहते हैं, हम इख्तियारात में रहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कराची को ओन कौन कर रहा है? मैं आपको बताता हूँ, कराची जो है वो कैपिटल है। कराची की जो अजला है इस वक्त 7 है, सिंध की जो अजला है वो 30 से 32 अजला इस वक्त मौजूद है। कराची से बाहर निकले, नूरियाबाद से आगे ये मसाइल नहीं मिलेंगे आपको। ना यहाँ भत्ता मिलेगा आपको, ना खाल छीनने वाले मिलेंगे, ना आपको टारगेट किलर मिलेंगे, ना तो अगवा बिरा तावान वाले मिलेंगे, और ना तो ये सीवरेज का निज़ाम जो कराची का खाना ख़राब हुआ है। ना तो आपको नजर आएगा पार्कों के ऊपर जो है वो चाइना कटिंग कर करके पार्क भेज दिए, ना स्कूल छोड़े, ना पतारे छोड़े, ना इन्होंने बात ये कि वो लोगों के जो मैदानात थे जिसपे लोग बच्चे क्रिकेट खेलते थे। कराची तो मुकम्मल है। अब कराची में अगर मैं बात करूं, जैसे आपने कहा कि पार्कों पे कब्जे, पार्क जो है वो बिल्कुल उजड़ चुके हैं। गलियां आप देखें, स्कूल के निज़ाम देखें आप, स्कूल तितर बितर हुए हैं, नशे के अड्डे बने हुए हैं। अस्पतालों का निज़ाम देखें आप, वो जो है इतना बुरा निज़ाम है, वहाँ पर कोई पेशेंट वहाँ पर जा नहीं सकता, जाता है तो वहाँ दर दर की ठोकरें खाता है। तो कहाँ निज़ाम बेहतर है? जहाँ मैं कहूँ कि सिंध हुकूमत ने भी अपनी बेहतरी दिखाई है कराची के लिए या दीगर जो है पूरे सूबे के लिए। मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ इस बात को, और शायद बात ये है कि बहुत सारा काम हम कराची में नहीं कर सके। देखिए, बात ये कि मैंने कहा ना, हम आइन में रहते हैं, कानून में रहते हैं, इख्तियारात में रहते हैं। कराची के जो इख्तियारात जिन लोगों को दिए गए थे ना, अभी दूर न जाएं, ये नस्ला टावर है ना, नस्ला टावर है। अब बात ये है कि कराची के अंदर कई बिल्डिंग ऐसी हैं, अब उस बिल्डिंगों के अंदर बात ये है कि अब पीछे हुकूमतें जो यहाँ मौजूद थी, जिनके पास SBC था, जिनके पास MDA था, जिनके पास जो है वो KDA था, ये SBC पहले KSBC था, ये यहाँ से जो है वो 90 का यहाँ से उनकी बगतबादी किचन चलता था, ये दुनिया जानती है। अब बात ये कि जब हमें हुकूमत मिली 2008 में, 2008 से पहले, आपका कंप्लीट मौक़िफ़ लूंगी, पूरी कंप्लीट बात आपसे सुनूंगी। नईम अमान साहब, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी। देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे महंगाई के हवाले से कि कितनी महंगाई बढ़ चुकी है और क्यों हुई है महंगाई, इसका रीज़न जो है वो जानना ज़रूरी है और क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर तमाम चीज़ें जो है वो इरेगुलर होती जा रही है। और अगर हम बात करें इंक्रोचमेंट के हवाले से और कराची के हवाले से, तो कराची की मईशत इस वक्त कहाँ पर स्टैंड कर रही है। और अगर कराची शहर की बात करें तो कराची शहर के अंदर कितना काम हो सका है, जो कि रोशनियों का शहर कहलाता था, उसको अंधेरे की तरफ धकेला जा रहा है। यानी बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसको हम बयान करें तो शायद जो है वो हमारे पास पूरा दिन गुजर जाए, क्योंकि कराची के साथ जो जुल्म होता हुआ हम देख रहे होते हैं, जो सलूक होता हुआ हम देख रहे होते हैं, वो सबके सामने। और इतना बड़ा शहर जो कि रेवेन्यू जनरेट करके देता है, उसका ये हाल है, तो आगे दीगर शहरों का तो पता नहीं क्या हाल होगा। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। जी, कौन और कहाँ से बात करें? हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? याहिया बात कर रहा हूँ। जी आया। पहले तो साईं को सलाम। वो बात ये है कि आपने महंगाई और मईशत की बात की, तो मईशत तो दिन ब दिन खराब ही होती जा रही है। और जो असल मसला ये है कि मईशत, जो लोग अपोजिशन में बैठ के जो बातें करते थे और IMF को बुरा भला कहते थे, आज उन्हीं की पॉलिसी वो लेके चल रहे हैं। तो मईशत तो आवाम के लिए तो ये है ही नहीं। आवाम तो आज भी महंगाई के चक्की पहले पिस रही है। लेकिन देखिए, बात यह है कि हम मैं अगर कराची की बात करूं क्योंकि मेट्रो कराची की बहुत बात करता है। कराची में तो लोगों ने इस दफा तासुब पे दफा होकर PTI को वोट दिए, उनका गवर्नर बन गया, उनका सदर बन गया, उनकी सारी चीजें आ गई, लेकिन उन्होंने कराची लिए उन्होंने भी कुछ नहीं किया। साइंस से जो मेरा सवाल है ना, क्योंकि मैं खुद भुट्टो का एडमायरर रहा हूँ और मेरे बड़े आइडियल थे भुट्टो, बेनजीर के बाद तो वो मामलात ही खत्म हो गए। सही मसला ये कि आप लोगों ने भी क्या किया, आपको मुझे पता है ना। अगर मैं आपको बड़ी इज्जत से बात ये करना चाहता हूँ कि यकीनन आप फेडरल गवर्नमेंट के बहुत से इख्तियारात होते हैं, लेकिन ये कि आपके भी तो कुछ इख्तियार हैं। कराची के अंदर एक इतना बड़ा वैक्यूम बन गया था जिसमें आप लोग बहुत अच्छी तरह जगह हासिल कर सकते थे और आपकी वाह हो जाती, लेकिन चंद इलाकों के अलावा आपने बहुत सारी, जो सेंट्रल का इलाका, वहां कोई काम नहीं हो सका। तो ये मुझे बताएं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि ये बड़ी तकलीफदेह सूरत हाल है। देखिए, कराची के लोगों को अब काम चाहिए, चाहे कोई भी करें। अगर आप काम करते तो शायद आपके साथ भी लोग मिल जाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीजें हो नहीं रही। ठीक है, मैं ये पूछ लेती हूँ। जी
देखें, कराची की अगर मैं बात करूं, हालिया जो मरदमशुमारी हुई है, आइन कानून ये कहता है कि हर 10 साल बाद मरदमशुमारी होगी। 18 साल बाद पाकिस्तान में मरदमशुमारी हुई सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे। 2017 की जो मरदमशुमारी हुई, इस मरदमशुमारी के अंदर सिंध के साथ एक सबसे बुरा जो इन्होंने सलूक किया, और हमेशा सुतेली मौला सलूक किया जाता है। जो सलूक वो ये किया कि कराची की जो मरदमशुमारी की गई, उसकी जो टोटल पॉपुलेशन इन्होंने निकाल के दी वो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ निकाल के दी। अब बात ये है कि कराची को जब बिजली दी जाती है तो वो 1.5 करोड़ के कैपेसिटी में दी जाती है। कराची को जो गैस दिया जाता है 1.5 करोड़ की कैपेसिटी में दिया जाता है। कराची को जो वसाइल दिए जाते हैं, चाहे वो हेल्थ के वसाइल हों, ये 1.5 करोड़ के, और यहाँ पब्लिक है 4 करोड़। अब अगर 1.5 करोड़ की बिजली दी जाएगी और वसाइल चले जाएंगे 4 करोड़ के पास, तो मुझे बताएं ना हम पानी पूरा कर सकेंगे ना गैस पूरा कर सकेंगे। और ये जानबूझ के ये वफाकी साबका हुकूमत ने ये फंसाया पीपल्स पार्टी को, ताकि ये यहाँ उन चीज़ों को ये पूरा कर ही ना सकें। फिर दूसरी बात ये रही कि मैं इनकी बात को बिल्कुल मैं सेकंड करूंगा। देखिए, बात ये कि कराची के अंदर, यहाँ कराची की टोटल जो एमपी हैं उनकी तादाद है टोटल 40, एमएनओ की तादाद जो है वो टोटल तादाद है 21। इस वक्त पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि एक ऐसी जमात जो 35 साल से इस कराची के अंदर जब वोट का हक अपना लोग अपना देने के लिए जब जाते थे इलेक्शन में, तो कहते थे वोट डल गया आप आगे निकल जाओ। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, और ख़ासतौर पर कराची के अंदर, कराची के जो शहरी हैं, इन्होंने उस जमात को 2018 के इलेक्शन में रिजेक्ट कर दिया कि अब बात यह है कि हम आपकी नहीं सुनेंगे। कराची वालों ने रिजेक्ट करके तरीके इंसाफ के 40 एमएनओ में से 26 एमपी लेकर आए, 21 एमएनओ में से 14 एमएनए लेकर आए। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गवर्नर भी लेकर आए, प्रेसिडेंट पाकिस्तान भी लेकर आए, और निचली सतह के ऊपर रिजेक्ट करने की वजूहत ये कि यहाँ आप कराची वाले नहीं, कराची वाले काम तो नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। कराची वाले चाहते थे कि हम कराची आज़ाद हो जाए। आज़ाद कैसे हो जाए? ये जो कल्चर था ना, क्लाशनकोफ कल्चर, ये जो भत्ता कल्चर था, ये जो बोरीबंद कल्चर था, इससे निकलना चाहते थे। अब मैं आपको बताऊं, नेशनल एक्शन प्लान के बाद उस जमात के लोग जो यहाँ कराची में थे, कराची वालों ने रिजेक्ट किया। अब बात ये कि बल्दियाती एक्ट 2013 जो यहाँ पास किया गया था, जिनकी एमओ पे पास किया गया, तो तमाम जमातों की ये थी कि हम बल्दियाती एक्ट 2013 के अंदर इख्तियारात दे दें। तो सिंध हुकूमत ने मुश्तरका एक मेमोरेंडम जारी किया, और एक चीज़ जो सामने लेकर आई वो थे इख्तियारात। मेयर कराची को जो इख्तियारात दे दिए गए, छोटे नाले कराची के अंदर 200 हैं, बड़े नाले 13 हैं। कराची के अंदर जो बात ये कि ये छोटे पार्क, ये बड़े पार्क, कराची की जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, कराची के अंडर बाईपासेस हैं, कराची के अंदर मेयर तो हमेशा रोता हुआ पाया गया। मैं तो भी वही करूंगा, मैं फिर 1978 से बात करूंगा ना, अब्दुल सत्तार अगवानी से, वो नहीं रोया कभी भी। मैं अगर बात करूं, फारूक सत्तार नहीं रोया, नेमतुल्लाह नहीं रोया, फिर मुस्तफा कमाल नहीं रोया। ये वाहिद आदमी था माशाल्लाह से, टर्नओवर पूरा करके गया, मजे पूरे किए। इख्तियारात की बात कर रहा, स्ट्रीट लाइट से लेकर रोड बनाना, अंडर पाइपास बनाना, नालों की सफाई, कचरा उठाना, ये जो बच्चों के मैदानात हैं उनको डेवलप करना, पार्कों को डेवलप करना, ये सब जिम्मेदारी मेयर कराची के पास थी। अब होता ये है कि हम देखें किसी के इख्तियार में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। अभी मैं आपको बताऊं, ये शहीद मिलत, चेक एंड बैलेंस तो रख सकते थे। देखें, अब मैं आपको बताऊं, चेक एंड शहीद मिलत है ना, शहीद मिलत अंडर बाईपास जो आपका बना है, एक नहीं, इसको 3 जो है उसको डिवीजन दिए गए थे। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों के लिए नहीं, उनकी रैलियां गुजरे, या हम वहां बैठ के वहां जो कि अपना दफ्तर बनाए, वो अवाम के लिए थे। जब हमने बना लिया इफ्तिताह, हमने वसीम अख्तर से कराया। वसीम अख्तर को इसलिए बुलाया कि ताकि वो हम बिजनेस टाइकून थे, कारोबारी लोग थे, चाइनीज थे, ताकि हम कराची वालों को एक तोहफा दिया। उसमें उसने आके बात ये कि कहा एक बेहतरीन मंसूबा दिया जो मैं नहीं दे सका, ये सिंध हुकूमत ने दिया। लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ, हाई कोर्ट चले गए कि हमारे इख्तियार के अंदर इन्होंने इंटरफेरेंस किया है। जब हम बात ये कि काम करने की बात करते हैं कराची की, तो फिर ये क्या करते हैं, कहते हैं हमारे इख्तियार में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। बात इख्तियारात की है। अभी जो काम FIA का वो पुलिस तो नहीं कर सकती, पुलिस उनके इख्तियारात में इंटरफेरेंस करेगी तो पैनल क्या है, उनके फार्म क्या, कोर्ट है। तो हमारे साथ भी यही होता रहा। जब हम काम ज्यादा करने की बात करते थे या ज्यादा काम करते थे, ये कहते थे पूरी कौम को दीवार से लगाया जा रहा है। अच्छा चले, सिंध हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम कर रही है? महंगाई तो देखें, इस मुल्क के अंदर जो बुनियादी जो इश्यूज़ हैं, बुनियादी इश्यूज़ वो ये हैं कि लोगों को सस्ती अदवात चाहिए। बुनियादी इशू ये है कि लोगों को सस्ती जो है वो हाउस होल्ड के आइटम चाहिए, सब्जियां चाहिए, आपको दाल चीनी पत्ती, जो बुनियादी जो चीज़ें। और बुनियादी चीज़ें क्या, पेट्रोल सस्ता मिल जाए, बिजली सस्ती मिल जाए, गैस मिल जाए। और ये 3 चीज़ें ऐसी हैं, ओगरा नेपरा, इस वक्त बात ये कि इनको खुद समझ नहीं आ रहा है हुकूमत को कि कर क्या रहा है। बिजली के नर्ख दिन ब दिन आपके सामने बिजली के निर्ख कहाँ तय होते हैं, ये सूबाई कोई हुकूमत नहीं
तय करती। गैस के बिल कहाँ तय होते हैं? सूबाई हुकूमत तय नहीं करती। पानी जो है वो सूबाई हुकूमत नहीं देती, वफाकी हुकूमत जितना देती है, जो मायदा उसके तहत वो हमें देती है। चलें, अशिया खुर्दनोश पे तो डिपेंड कर सकते हैं ना कि आप आवाम के लिए उतना रिलीफ तो मेंटेन कर सकते हैं, चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं। अगर कमिश्नर कराची की बात की जाए, वो तो सो रहे होते हैं, उन्हें तो ये भी नहीं पता होता कि भाई क्या करना है आगे, और चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। दूध अगर मार्केट रिटेल प्राइस के अंदर 140 रुपए चल रहा है तो माफिया 160 170 बेच रही है, तो इसको कौन कंट्रोल करेगा? यानी एक तो मजीद महंगाई है और ऊपर से ये भी महंगाई, यानी माफियाज भी सरगर्म हुए हैं। देखिए, अपना प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो सूबे खुद मुख्तारी में आती है, और उसका जो इंचार्ज होता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, वो इंचार्ज डीसी होता है, एसी होता है। मैं आपको बताऊँ, इन 3.25 सालों के अंदर हमने इतने लातादाद लोगों के चालान किए, लोगों को सील किए, दुकानें सील की, लोगों को जेल भेजा, और रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने चलान कभी किसी हुकूमत ने नहीं किए जितने कराची में हमने बैठ के किए। लेकिन सूरत हाल ये कि अब हम किसी को चलान करते हैं ना, किसी को जेल भेजते हैं, वो कहते हैं भाई हमें मुझे बताओ मिलती चीज 145 रुपए की है, हम पहुंचा के 160 हमारा बेचना हक नहीं है। तो पीछे से तो बात ये ना, मुझे बताएं, मैं एक बात का जवाब दें कि पेट्रोल क्या हम महंगा करते हैं? पीछे से हम तो नहीं महंगा करते ना, वफाकी हुकूमत तय करती है, उसका नेपरा कहती है वो पीछे से महंगा आ रहा है। तो वफाक को तो सूरत हाल ये कि वो तो डालती पिछली हुकूमतों पर है। वफाक का तो काम यही है। ये तो अभी जो आपके क्रिकेट की जो टीम वापस चली गई, शुक्र है वो नहीं डाल दिया पिछली टीम के ऊपर, वो भी इन्होंने कहा कि सिक्योरिटी रीजन के साथ हम जा रहे हैं। मतलब इनका तो काम ये है कि जो डालना है मलबा डाल दो पिछली हुकूमतों के ऊपर, लेकिन अपनी कोई प्रोग्रेस नहीं है। होता ही है कि मैं आपको बताऊँ हमारा काम क्या होता है, हमारा काम चेक एंड बैलेंस का है। हम क्या करते हैं, बात ये कि ज़्यादा से ज़्यादा तंबीह दे देते हैं किसी दुकानदार को, नेक्स्ट टाइम के लिए आप नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा उसका चालान करते हैं, चालान पर भी अगर सुधरता नहीं है तो उसको हम जेल भेजते हैं। अब जेल में जाने के बाद बात ये कि वो जो है वो अपना हर्जाना भी पे करता है और फाइन भी पे करता है, लेकिन जेल में आने के बाद फिर वो चीज पर आ जाता है। नहीं तो अवाम इदारों से इतनी निडर क्यों हो गई है? क्या वजूहत है? क्या रिश्वत का बाजार बहुत ज्यादा गर्म हुआ है कि रिश्वत का बाजार गर्म हुआ है तो मुट्ठी गर्म की और भेज दिया बाहर? सबको यही रीजन समझ आता है बाहर। तो देखिए, रीजन तो बहुत सारे होते हैं। अभी सरकारी जो मुलाजमीन थे, जब आपने देखा कि इस्लामाबाद में धरना दे के बैठ गए, और सरकारी मुलाजमीन के अंदर बात ये है कि बहुत एक नहीं सैकड़ों के तादाद में थे। उनका रोना ये था कि हमारी तनख्वाह 32,000 थी तो 32,000 है, हमारे एक्सपेंस आज 52,000 हो गए। फिर हम करप्शन भी ना करें तो हम क्या करें? हमें कुछ तो करने दो भाई। फिर करप्शन तो होनी है ना मुल्क के अंदर। जब 32,000 होगी तनख्वाह और उसके खर्चे 45,000 पे होंगे तो उसने तो करप्शन करनी ही करनी है ना। तो ऐसे तो स्ट्रीट क्राइम भी कर रहे हैं लोग जी, ऐसे तो स्ट्रीट क्राइम भी कर रहे हैं लोग, चोरी चकारी भी कर रहे हैं लोग, सड़कों पे निकल के एक दूसरे को लूट रहे हैं क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। रीजन उसके पास है कि भाई हम खाएं कहाँ से, चोरी चकारी नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? तो उसको कंट्रोल भी तो करना है ना। वो चीज तो वो कहते हैं ना कि आप उस पर तो डिपेंडेंट हो ही नहीं सकते। वो चीज तो गैर कानूनी है तो गैर कानूनी है, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? स्ट्रीट क्राइम की शरह देखें आप, कराची के अंदर शरह देखें कितनी उरूज पर पहुंच चुकी है। उसकी वजह यही है, उसकी रीजन यही है कि महंगाई। अगर महंगाई, बेरोजगारी अगर इस मुल्क के अंदर ना हो तो कभी भी कोई आदमी दिल से नहीं करता चोरी जाके। ज्यादातर जो चोर पकड़े गए हैं, ज्यादातर जो क्राइम, इन स्ट्रीट क्राइम्स के अंदर जो लोग पकड़े गए हैं, मोबाइल स्नैच में पकड़े गए हैं, ज्यादातर अभी की बता रहा हूँ, उनका पिछला कोई रिकॉर्ड नहीं है। बच्चा छोटा होता है ना, छोटा बच्चा जब वो रोता है ना, जब वो गिड़गिड़ाता है, उसको नहीं पता कि बाप अब चोरी करे क्या करे, उसने डब्बा दूध का 1,000 रुपए का लेकर आना है। जब बच्चा रोता है ना तो फिर बाप के पास क्या रास्ता निकलता है? नौकरी भी ना हो, वसाइल भी ना हो, बेरोजगार भी हो, महंगाई भी हो, किराया भी उसने देना है, बच्चों को पढ़ाना भी है, स्कूल की फीस भी देनी है, उसने जो है बिजली का बिल भी देना है, तो उसने क्या करना है जाके? तो जब इतना एहसास वाला दिल रखते हैं सिद्ध हुकूमत, इतना एहसास वाला दिल है मौजूद, तो अशिया खुर्दनोश को कमी करने के लिए कुछ तो इकदाम किए जाएं। मैं तो मतलब आवाम को रिलीफ इतना तो दिया जाए कि फल, सब्जियां और ये जो रोजमर्रा की अशिया है, यूटिलिटी स्टोर्स पर जो अशिया मिल रही है, एटलीस्ट वो सस्ती हो जाए लोगों के लिए। देखिए, मैं आपको, जैसे इन्होंने भी एक बजट दिया और एक कौम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हम एक पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा पैकेज दे रहे हैं। वो पैकेज क्या था? अब मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, मैंने कहा ना कराची की जो मर्दमशुमारी जैसे दी गई है, 4 करोड़ लोग हैं, 1.5 करोड़ लोगों को जो है वो दिया जाता है। सिर्फ मर्दों को गिना था ना, मर्दमशुमारी का मतलब मर्द होता है ना। आपने सुना नहीं था अनवर मकसूद का जो है वो बयान था ना कि मर्दमशुमारी का मतलब सिर्फ मर्द को गिनना नहीं, तो फिर तो औरतों की तादाद भी गिननी होती है। फिर तो अगर पाकिस्तान की टोटल मर्दमशुमारी के अंदर अगर 23 करोड़ आई तो फिर तो होते ही रही नहीं ना, फिर तो मर्दमशुमारी के अंदर 23 करोड़ मर्द ही होगा इस मुल्क के अंदर, फिर तो औरतें ही नहीं रही हैं। तो बस वो मिस्टेक हो गई थी शायद गिनने। शायद हो सकता है, हो सकता है, मे भी ऐसा हो सकता है। लेकिन बात ये
कि सूरत हाल जो आपके सामने इस वक्त, मैं कह रहा हूँ ना, किसी भी पार्टी का कोई मंशूर होता है, कोई फोकस होता है, इस वक्त एहसास नहीं है। इनको पता है तरीके इंसाफ वालों को कि हमने दोबारा इलेक्शन में तरीके इंसाफ जैसी है, नहीं देना वोट, नहीं कर रही काम, नहीं उसने इक्तदार में आके अवाम को संभाला, बल्कि अवाम को अजियतें दी, तकलीफें दी। आप सबका तो मंशूर एक ही था, पीडीएम इकट्ठी हुई थी, मंशूर एक ही लेके चले थे कि भाई 11 जमातें मिलकर इस हुकूमत को गिरा देगी। वो अकेली जो है वो खड़ी होकर जमात ने हुकूमत को गिरा दिया था, नवाज शरीफ की हुकूमत, कंटेनर्स पे खड़े होकर सिर्फ। तो आप लोग 11 जमातें मुत्तहिद होकर हुकूमत को ना गिरा सकी। आपको किसने कहा कि एहतजाज के बाद हुकूमतें गिरती हैं? अगर एहतजाज के बाद हुकूमतें गिरती तो 126 दिन का इमरान खान ने भी ये अपना जो है वो जोश दिखाया था अवाम को। एहतजाजों के बाद मेरी बात सुने, कभी भी मेरी बात याद रखिएगा, हुकूमतें प्रोटेस्ट से, एहतजाज से हुकूमतें नहीं गिरती। देखिए हमारी आंखों अब मैं अगर पीडीएम की बात करूं तो पीडीएम का ये एलामिया नहीं था कि हम इस हुकूमत को घिराना चाहते हैं, घर भेजना चाहते थे। हम सुने मेरी बात, हम उनको ये बता रहे थे कि खुदा के लिए ये जो आपकी सिमत आपने जाना लाहौर है ना, पेशावर की तरफ निकल गए हो, इससे आप बाज आ जाओ, आप अपनी सही सिमत में आ जाओगे ना। ये जो महंगे आप इस वक्त मुझे छोटा सा एक रीजन दे दें कि पीडीएम से अलग क्यों हुई पीपल्स पार्टी? देखिए अगर पीडीएम से अलग हुई है ना तो हर पार्टी का अपना नुक्ता नजर है। अगर अलग हुई है तो पीडीएम से अलग होने के बाद ऐसा नहीं हम घर में बैठे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के साथ अलग होने के साथ इतने बड़े बड़े जलसे किए इस महंगाई के खिलाफ। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा पीडीएम नहीं है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नहीं है। क्या रिजल्ट क्या निकला? जलसों का रिजल्ट क्या निकला? आपस में आप लोग ही मुत्तहिद नहीं थे। पीपल्स पार्टी अलग हो गई, नून लीग का अलग मौकिफ है और मौलाना फजल रहमान का अलग मौकिफ है। तो कहाँ स्टैंड क्या कर रही है पीडीएम? देखिए किसी भी चीज़ को अगर आप चलाते हैं तो किसी चीज़ का कोई तरीक़ेकार होता है। हमारे 28 उसमें नकात थे। हम आवाम को पहले बताना चाहते थे कि यहाँ आवाम को अभी भी लोग बहुत सारे जो तब्दीली वाले ना वो कहते हैं 500 का पेट्रोल हो जाए फिर भी इमरान खान अच्छा लगता है। हम उनको बताना चाहते हैं। आपने ये तो माना कि आवाम का पसंदीदा लीडर है। नहीं, मैं आपको कुछ लोग हैं, ये सारे नहीं है। मतलब बात ये कि उनके अंदर से भी बड़े सारे लोग, आप यकीन करें, उन्होंने फेसबुक अकाउंट ही बंद करना शुरू कर दिए। वो कान पकड़ लिए, उन्होंने अपने बैनर लगा दिए कि तरीके इंसाफ को वोट दे के जिंदगी की सबसे बड़ी हमने गलती की थी। अब ये पेनाफ्लेक्स आप देख लें हर जगह लगना शुरू हो गया। चलिए ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ तो गई है, अब तो आप देख सकते हैं ना, लेकिन इस पे भी रीजंस जो है वो दिए जा रहे हैं कि रबड़ की स्टैम्प से जो है वो अंगूठा लगा दिया जाएगा और उसके बाद जो है इलेक्शन में फिर भी धांधली होगी। तो आप ये समझते कि जो बिल पास हुआ वो एक हद तक सही भी पास हुआ है? ओवरसीज पाकिस्तानियों का भी इसमें हक आ जाएगा, वो भी अपना वोट डाल सकेंगे? देखिए इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उन्हीं का एक इदारा है इलेक्शन कमीशन। हमारा इदारा नहीं है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का इदारा, और वो इदारा के जो तनख्वाहें हैं, उनकी जो वसाइल हैं, वो हुकूमत देती है। जब इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि ये मशीन नहीं चल सकती, इसकी मिसाल में दूं आपको, कराची से लेकर आप चली जाएं पेशावर तक, पेशावर से चली जाएं आप गिलगित तक, पाकिस्तान के अंदर पहली बात ये रही कि बिजली चाहिए होती किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन को चलाने के लिए। विलेजेस के अंदर, गाँव के अंदर वो बिजली मौजूद ही नहीं जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन को जो है वो चला सके। दूसरी बात ये रही कि ये 70 ममालिक के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मशीन की कोशिश की लाने के लिए, हर जगह रिजेक्ट हुई। डेनमार्क में वाकया क्या हुआ कि एक लाइन लगी हुई थी, जो जा रहा था अंगूठे लगा रहा था, किसी ने एल्फी डाल दी, वो लाइन वहीं लगी रह गई, वो मशीन जाम हो गई वहां पर। इसी तरीके से रबड़ की बात ये है कि स्टैंपें, रबड़ की स्टैंपों के ऊपर मैं आपको बताऊं, रबड़ के जो है वो अंगूठों के ऊपर अभी सिमें पकड़ी गई हैं, 5000 सिमें लाहौर से जो है वो 5000 एक गिरोह का जो है पकड़ा गया। रबड़ के जो है उनके पास वो जो है अंगूठे मौजूद थे। ये हुकूमत इनको पता है कि अब इक़्तिदार के अंदर आने का एक बेहतरीन तरीका है, जैसे आरडीएस सिस्टम इन्होंने बंद किया था ना, अब इस मशीन को लेकर आना। बाकी आवाम नहीं लाती इनको, आवाम ने देख लिया है। ठप्पों की सूरत में भी तो धांधली हो रही थी ना, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तरफ से भी आप लोग को धांधली मिल जाएगी। लेकिन वो है ना, रीजंस बहुत सारे हमारे पास, रीजंस इतने हैं कि कोई भी अच्छा अमल करने जाए या कोई भी एक बेहतर टेक्नोलॉजी अगर पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस कराई जाए तो उसमें ऑपोजिशन मुत्तहिद नहीं होती, ऑपोजिशन जो है वो तनकीद करती है। चाहे वो विफाक की बात करूं या सूबा सिंध की बात करूं या दीगर लोगों की बात करूं, क्योंकि हमेशा आपस में हमने यही देखा है कि सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश नहीं की गई इस मुल्क के अंदर। हमेशा एक दूसरे को जो है वो धकेला गया और एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाया गया। तो कोशिश यही है, यहाँ से मैसेज थ्रू आउट यही है कि आप लोग एक पेज पर बैठें और अपना नहीं अवाम का सोचें, क्योंकि आप लोग के चक्कर में सिर्फ अवाम पिस रही होती है, अवाम के ऊपर बोझ आ रहा होता है। तो अवाम को रिलीव दें और आप लोग ने जो करना है, आपस में तनकीद करनी है, कुछ भी करना है, वो तो चलता ही रहता है हुकूमत के अंदर, लेकिन अवाम का सोचें। बहुत शुक्रिया नईम अमान साहब, प्रोग्राम के अंदर आपने वक्त दिया। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी, नए सेगमेंट का आगाज करूंगी। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।